नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, आज के हम इस चैप्टर में, आज के इस क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े तो पिछला जो अध्याय हम लोगों का समाप्त हुआ था उसमें पूरे सिंधु सभ्यता को पढ़कर समाप्त कर दिया गया था। चाहे वह सिंधु सभ्यता का कार्यकाल हो, चाहे नामकरण हो। पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े या उसके पहले सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी तथ्य पढ़े उसको एक बार मैं बताना चाहूँगा कि यह बोर्ड पर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। इन सभी तथ्यों को, इन सभी मुख्य जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक पर चर्चा हो गई है और आप लोगों को व्यवस्थित बता दिया गया है। इसमें है सिंधु सभ्यता का कार्यकाल आप लोग पढ़े थे पहला, दूसरा पढ़े थे सिंधु सभ्यता का नामकरण, तीसरा जो टॉपिक था सिंधु सभ्यता का विस्तार और चौथा था प्रमुख स्थल व नदियां। तो इन टॉपिक से भी संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जितने भी टॉपिक जो हम पढ़ लिए हैं, चाहे वो प्रयोग होने वाली धातुएं या मिश्र धातुएं हो, चाहे प्रमुख स्थल व प्राप्त वस्तुएं हो कि कौन सा वस्तु किस स्थल से मिला है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सामाजिक विशेषता से भी प्रश्न आते हैं, धार्मिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, भवन निर्माण कला, इसके बाद उन लोगों की जल निकास प्रणाली कैसी थी, उन लोगों की लिपि कैसी थी और सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए और इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। और इसके पहले के वीडियो यदि कोई नहीं देख पाया है तो यदि इसको भी देख लेंगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अधिक जानकारी लेने के लिए लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया है इसके पहले के वीडियोज के, वहां जाकर के आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम अलग अलग टॉपिक को लेकर के कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत। तो पहला यह सिंधु सभ्यता का कार्यकाल। सिंधु सभ्यता के कार्यकाल से पहले हम आप लोगों को एक चीज बताए थे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला हम लोगों को। तो आपको बताए थे, एक विद्वान थे, आचार्य प्रश्न पूछ देता है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा विद्वान बताया, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा विद्वान बताया, सिंधु सभ्यता के बारे में बताया, सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया। तो सर्वप्रथम बताया, उसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन नामक विद्वान जो था उसने बताया था, चार्ल्स मैसन ने। लेकिन इसके बाद भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस हड़प्पा के टीले की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, कार्यकाल से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है। तो 2350 से 1750, 2350 ईसा पूर्व से 1750, यहाँ कहीं कहीं 2400 से लेकर के 1700। तो यही दो रहता है, विकल्प में दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहता है। तो यह सर्वमान्य तिथि हो जाती है। विद्वानों का नाम देकर पूछ देता है कि फला विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता की कार्यकाल या उसकी कार्यावधि क्या थी। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखवाए हैं कि किस विद्वान के अनुसार कौन सी तिथि मानी जाती है, तो उसको वहां से आप देख लेंगे। नेक्स्ट आता है कि हम लोगों का जो टॉपिक अब है सिंधु सभ्यता का नामकरण। तो पूछ देता है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है। अब उसमें 4 विकल्प दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नाम हैं और उन नामों में कौन कौन सा विकल्प में नहीं दिया है। जैसे प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से आपको बताना होगा। तो पहले नाम को जानना जरूरी है। तो
तो बताए थे सिंधु सभ्यता के 5 नाम है। सिंधु सभ्यता के 5 नाम है। पहला बताए थे हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद सिंधु सभ्यता कहा गया। उसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। और उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम पड़ा था, कांस्य युगीन सभ्यता। और अंत में नाम था इसका प्रथम नगरीय क्रांति। तो ये 5 नाम आपको बताए थे। यदि यहाँ से कैसे भी पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता ये कितने नाम है, तो 5 नाम है। निम्न से कौन सा नाम नहीं है, तो इसमें 5 में से जो इस विकल्प में नहीं रहेगा वही हो जाएगा। या फिर ऐसे भी देता है कि निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको 5 नाम ये जानना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विस्तार से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो विस्तार से क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार में पूछ देता है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। आकार तो आपको बताया था सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था। त्रिभुज के आकार क्या था, सिंधु सभ्यता के आकार त्रिभुजाकार। पूछ देता है सिंधु सभ्यता की लंबाई कितनी थी, लंबाई पूछ देगा। लंबाई तो 1600 किलोमीटर थी। सिंधु सभ्यता के चौड़ाई पूछ देता है, चौड़ाई कितनी थी, तो 1400 किलोमीटर। लंबाई पूरब से पश्चिम थी, ध्यान दीजिएगा, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। और जो चौड़ाई थी वह उत्तर से दक्षिण। तो ये लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल में हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो यह क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह विस्तार हो गया। अभी विस्तार से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का आकार बता दिया आपको, त्रिभुजाकार, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्व में कौन सा स्थल था, तो सबसे पूर्वी पूछ देगा। तो सबसे पूर्वी जो स्थल था वह आलमगीर था। आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर पूछ देता आलमगीरपुर कहाँ है, तो मेरठ में है। किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। तो इस तरह से अब सबसे पूर्वी स्थल। सबसे पश्चिमी, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, 4 विकल्प दे देता है। मांडा दे देगा, दैमाबाद दे देगा, सुतकांगेडोर दे देगा, उसके बाद दे देगा आपका यह आलमगीरपुर। तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है उसका नाम है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर यह कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान देश है, ये तो प्रांत हो गया और देश पाकिस्तान हो जाएगा। और नदी यह दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे। तो आपका यह भी प्रश्न आसानी से पढ़े रहेंगे तो याद हो जाएगा, कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट है, पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल में आ जाएगा। सबसे उत्तरी स्थल आपका विकल्प देखिए उसमें, तो आपको बताए थे हम, पढ़े रहेंगे तो विकल्प में से देखते आपको याद आ जाएगा। मांडा सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। अखनूर जिला पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद सबसे दक्षिणी स्थल तो बताए थे 10 से दक्षिण और 10 से दैमाबाद। 10 से दक्षिण और 10 से दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी स्थल है और दैमाबाद जो है यह अहमदनगर जिले में पड़ता है। अहमदनगर जिला है, यह महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित या विस्तार से संबंधित प्रश्न और भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों तक था। तो आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों तक था। विकल्प में दे देगा 3, 4, 5, 6। तो बताए थे 3 देशों तक था। 3 देशों तक था। फिर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं था। विकल्प में दे देगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद बर्मा दे देगा। तो आपको बताया थे 3 देश जो थे वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यही 3 है। और जो बर्मा रहेगा उसी में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं था।
तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से बनते हैं ऐसे। इसके बाद आ जाता है सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन सी हैं? तो समकालीन सभ्यताओं में आपको बताए थे कि जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता फल फूल रही थी, जिस समय वो अस्तित्व में थी, उस समय अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे मिस्र देश में मिस्र की सभ्यता थी, और इराक में दजला और फरात नदी है। दजला, इराक देश में दजला और फरात नदी है। उस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित थी जिसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये समकालीन सभ्यता। बेबीलोनिया की सभ्यता भी बेबीलोन में थी। तो इस तरह से ये सब सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यताएं थी। तो यहाँ से विस्तार से संबंधित ये प्रश्न बनते हैं, इनको भी आप आसानी से कर जाएंगे। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल व नदियां। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक बताए थे कि बस लोभी मोसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोस गई। तो इसके द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था। जैसे पूछ देता है कि हड़प्पा निम्न में से किस नदी के किनारे था? हड़प्पा निम्न में से किस नदी के किनारे था? विकल्प में दे देगा सिंधु नदी, सिंधु दे देगा। उसके बाद दे देगा आपका झेलम नदी दे देगा, झेलम नदी, चिनाब नदी दे देगा और रावी नदी दे देगा। तो आपको बताए थे ये 4 विकल्प है। मान लीजिए पहला विकल्प हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और हड़प्पा पूछ रहा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हम बताए थे बस लोभी मोसी का हरा कंघा, हरा, तो ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी। तो आसानी से ये कर सकते हैं आप। पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? 4 विकल्प दे देगा नदियों का। तो आपको बताए थे बस लोभी मोसी, मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। यदि यहाँ पर हड़प्पा न पूछ कर मोहनजोदड़ो कोई पूछ दे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे स्थल। लोथल पूछ देगा तो बताए थे लोभी, लो से लोथल, भी से भीगवा नदी अर्थात भोगवा नदी। इसके साथ ही अन्य भी बहुत से ऐसे स्थल बताए थे। उसमें बस में बताए थे बनवाली, स से सरस्वती, लोभी का बता दिए, मोसी का बता दिए, हरा कंघा, क से कालीबंगा पूछ देता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा आपका हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। तो बस लोभी मोसी का हरा कंघा, यहाँ तक हो गया। रमा ने ले लिया, रमा, तो रमा पूछ देता है, र से रंगपुर हो जाता है, र से रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। और रोस गई, तो रोस से रोपण हो जाता है, रोपण, और स से सतलज नदी, सतलज नदी। तो इस तरह से आप आसानी से जितने भी स्थल प्रमुख हैं वो किस नदी के किनारे हैं, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। हर एक प्रश्न यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ नदियों से संबंधित प्रश्न ऐसे बनते हैं, ऐसे आएंगे। और हमें ऐसा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यदि पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे उसको, तो आसानी से आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको कर सकते हैं, कर लेंगे। और एक बार इसको कर देखिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो भी आप लोगों के घर पर प्रैक्टिस सेट होगा, टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट आता है, जैसे पाषाण काल पढ़े तो पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों का संग्रह हो। बहुत सारी ऐसी किताबें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह किताब आती है, उसमें लुसेंट की किताब आती है, बहुत सारी की किताबें आती हैं। तो उसको आप पढ़ते रहिए, वीडियो पूरा देख लीजिए, पूरे क्लास का जितने भी पार्ट में सिंधु सभ्यता बना उसको देख लीजिए। और उसके बाद पढ़ने के बाद आप उस सेट को लेकर बैठिए, मॉडल पेपर जो है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50-50-60 प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों को करिए। आप कर देखिए कि हाँ हम कितना कर ले रहे हैं, 60 में से हमारा कितना सही है। आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपका आत्मविश्वास
बढ़ेगा नहीं। आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे कि आप क्या सीखे हैं। तो आप उनको व्यवस्थित हल करिए घर पर पढ़ने के बाद, फिर आप देखेंगे कि आपको कितना आ रहा है। और मेरा पूरा चैलेंज है कि आप मैक्सिमम प्रश्नों को कर जाएंगे और आप उसके बाद देखेंगे आप कि हम कितने कर लिए हैं और आपका आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ रहे हैं विस्तार स्थल व नदियों से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे, इस पे चर्चा की हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रयोग होने वाली धातुएं व मिश्र धातुएं। पूछ जाता है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग नहीं करते थे। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग नहीं करते थे। विकल्प में दे देगा आपका सोना दे देगा, सोना, चांदी दे देगा, सोना चांदी, यहाँ पे लोहा दे देगा और यहाँ पे तांबा दे दिया। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न लिखे नहीं है, समय लग रहा है। प्रश्न मान लीजिए कोई पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। ये आपका विकल्प दिया है, किसका प्रयोग नहीं करते थे। तो धातुओं के बारे में एक ट्रिक आपको बताए थे कि सोचता सीटी गोल्ड सेल का है, सोचता सीटी गोल सेल का है, बताया जिसमें है साइलेंट है। और सोचता सीटी गोल और सेल पूरा रहेगा का। तो सो से बताए थे सोना, चौ से चांदी, ता से तांबा, सी से आपका हो जाएगा सीसा, टी से हो जाएगा टीन, गो से हो जाएगा गोमेद, लौ से हो जाएगा लाजवर्द और सेल से हो जाएगा सेल खड़ी और का से हो जाएगा आपका कांसा। तो अब देख लीजिए, यदि प्रश्न धातुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप एग्जाम में जो बुकलेट मिलता है क्वेश्चन पेपर का, उसमें जो रफ कार्य के लिए जगह दिया रहता है वहां बस कहीं लिख लीजिए, बस सोचता सिटी गोल्ड सेल का है। अब देख लीजिए पूछने वाले ने क्या पूछा है, किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे ये पूछा है, कि किसका प्रयोग नहीं करते थे ये पूछा है। जैसे भी प्रश्न पूछ रहा है आप यहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं उस प्रश्न को समझ कर। कभी कभी जल्दीबाजी में प्रश्न आता हुआ भी गलत कर जाते हैं लोग, देख करके प्रश्न इतना आसान लगता है, सोचते हैं आप आराम को, और उसके बाद गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो जल्दीबाजी में नहीं, इसको बढ़िया से लिखिएगा। और उसका देख लीजिए सोना का प्रयोग करते थे, चांदी का करते थे, तांबा का करते थे, सीसा, टीन, गोमेद, लाजवर्द, सेल खड़ी, कांसा, इतने का प्रयोग करते थे। अब यह प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो सोना इसमें दिया हुआ है, इसका करते थे, चांदी भी यहाँ दिया हुआ है, इसका भी करते थे, और तांबा यहाँ दिया हुआ है, तांबा दिया हुआ है, करते थे। लोहा इसमें कहीं नहीं दिया गया है, लोहा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा का वे लोग प्रयोग नहीं करते थे और लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नहीं किया। लोहे की खोज तो इसके भी बाद में एक सभ्यता जो विकसित हुई थी जिसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में लोहे की खोज हुई थी। तो इस तरह से आप यहाँ से जान जाएंगे आसानी से कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ से हमेशा एक प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रमुख स्थल व प्राप्त वस्तुएं, कि किस स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, यहाँ से तो अधिकतर आता है प्रश्न। और यही प्रश्न गलती, कुछ ऐसे वस्तुएं जिनको हम तो आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन जो भी वस्तुएं उन सबको आप लोगों को पढ़ाए थे, हम व्यवस्थित ढंग से पढ़ाए थे, ट्रिक के माध्यम से। जहाँ ट्रिक बने थे, बन सकते थे, वहां पर ट्रिक के माध्यम से लॉजिक लगा करके बताए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से प्रश्न देखिए कैसे बनता है। प्रमुख स्थल और प्राप्त वस्तुएं से पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का प्रमाण मिला है।
तो आपको हम उसमें बताए थे हड़प्पा नामक एक स्थल है, हड़प्पा, यहाँ से वह मूर्ति ऐसी मिली है जहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया है, हड़प्पा से। लेकिन पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है, कांस्य धातु की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो कांसे की धातु की मूर्ति पूछ देता है कहाँ से मिली है, विकल्प में दे देगा हड़प्पा, हड़प्पा दे देगा, इसके बाद मोहनजोदड़ो दे देगा, मोहनजोदड़ो, इसके बाद दे देगा लोथल दे देगा और कालीबंगा दे देगा, कालीबंगा। अब पूछा है कि सिंधु सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, केवल नर्तकी की मूर्ति पूछ देगा तब भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोह से मुंह, मोहनजोदड़ो, मोह से मूर्ति, मूर्ति यहीं से मिली है, चाहे वो पशुपतिनाथ की मूर्ति हो चाहे नर्तकी की मूर्ति हो, यहीं से मिली है। लेकिन पूछ देता है थोड़ा सा घुमा करके कि किस धातु की मिली है, तो धातु तो नहीं, वो मिश्र धातु कहा जाता है उसको, कांसे की मिली है। किस चीज की मिली है, कांसे की मूर्ति। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। पूछ देता है पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। स्वास्तिक का चिन्ह पूछ देता है, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार पूछ देता है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो सार्वजनिक स्थल था निम्न में से कौन था। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है वह स्थल जहां पर सभी लोगों को जाने की छूट हो, अनुमति हो, किसी को रोका टोका न जाए। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार को ही कहा गया है। पूछ देता है विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, विशाल अन्नागार इसको कहा जाता था, अन्न रखने का जगह, अन्न रखने की गोदाम। तो विशाल अन्नागार भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। अब इन सब चीजों से भी प्रश्न आते हैं, पशुपतिनाथ से संबंधित प्रश्न आते हैं। पशुपतिनाथ भगवान के कितने मुख थे, कितने मुख थे, विकल्प में दे देगा 1, 2, 3, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो पशुपतिनाथ की 3 मुखी है, 3 मुखी मूर्ति है वो। पूछ देता है किस आसन में बैठी हुई मूर्ति है वो, तो पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। पशुपतिनाथ के दाएं कौन कौन से पशु हैं, तो बताए थे पशुपतिनाथ के दाएं जो है, दाएं बताए थे बाघ, बाघ को कहेंगे व्याघ्र भी दे देता है, बाघ, हाथी और गैंडा और भैंसा। तो बाघ हाथी आपको बताया थे दाएं हैं और गैंडा भैंसा बाएं हैं। और 2 मोर हैं, 2 मोर और 2 हिरन, 2 हिरन, ये दोनों नीचे पैरों के पास हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि दाएं कौन से हैं, बाएं कौन से हैं। बताए थे लॉजिक इसको कैसे याद करेंगे, तो बताए थे हर एक आदमी का मैक्सिमम लोग जो लेफ्टी हैं उनको छोड़ दिया जाए तो दायां हाथ जो होता है सबका शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है बाएं की अपेक्षा। तो शक्तिशाली हाथ की तरफ शक्तिशाली जानवर, इन चारों की तुलना करेंगे तो ये वाला जो इनका समूह है ये शक्तिशाली है इनकी अपेक्षा, ये सुस्त होते हैं तो इनकी अपेक्षा ये शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली जानवर शक्तिशाली हाथ की तरफ, कमजोर जानवर कमजोर हाथ की तरफ। एक इमेज बना करके आप याद कर सकते हैं। कहते हैं कि कोई भी चीज याद करो तो लॉजिक लगा कर याद करो, फिर भूलेंगे नहीं आप। वैसे सुबह पढ़ेंगे शाम भूल जाएंगे, शाम को पढ़ेंगे सुबह भूल जाएंगे। याद कर लें तो और बढ़िया है, लेकिन यदि कोई एक वहां पर एक लॉजिक बनाकर याद कर लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, भूलने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये नीचे याद ही नहीं करना, नीचे 2 मोर हैं 2 हिरन हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। अभी मोहनजोदड़ो पूछ देता है वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है, वक्र के आकार की ईंटें। तो वक्र के आकार की ईंटें जो मिली है
चनहुदड़ों से मिली है। चनहुदड़ों से मिली है वक्र के आकार की ईंटें। देखिए ईंटों से संबंधित 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। पहले तो पूछ देते ईंटों से संबंधित प्रश्न, ईंटों, तो ईंटों का आकार पूछ देता है, ईंटों का आकार कैसा था, ईंटों का अनुपात कैसा था, ईंटों का अनुपात कैसा था। फिर पूछ देता है कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली है, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें का मतलब है जिस पे डिजाइन की गई हो। और वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली, वक्राकार ईंटें। देखिए ईंटों से संबंधित यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का आकार कैसा था, तो आकार जो था आयताकार था। क्या था, आयताकार। कहीं कहीं एक ऐसा जगह है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, तो वक्राकार ईंटें जो मिली है यह चनहुदड़ों से मिली है। चनहुदड़ों एक जगह है, चनहुदड़ों, यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। लेकिन वैसे समांतर ईंटों का आकार कैसा था, आयताकार था। अनुपात पूछ देता है, अनुपात, ईंटों का अनुपात, तो 4:2:1 था। अर्थात यदि 4 इंच लंबाई है तो उसकी चौड़ाई 2 इंच होगी और ईंट की मोटाई जो है 1 इंच होगी, तो यह अनुपात था। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली है, तो अलंकृत ईंटें मिली है कालीबंगा से, कालीबंगा से। तो ईंटों से संबंधित ये प्रश्न हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ईंटों से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी स्थल पढ़ रहे थे। पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अग्नि वेदिका, हवन कुंड इसी को कहा जाता है। अग्निकुंड का समूह से भी पूछ देता है प्रश्न कि अग्निकुंड के समूह कहाँ से मिले हैं, किस स्थल से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा। कालीबंगा से अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है। अग्नि वेदिका, ऐसे ऐसे कुंड बने हैं, अग्नि वेदी बनी है जहां पर ये लोग हवन करते थे। ठीक है, तो ये कालीबंगा से संबंधित जो वस्तुएं ये हैं, अलंकृत ईंटें और ये अग्नि वेदिका, हवन कुंड, ये सब मिला है। इसके बाद पूछ देता है विशाल पत्तन कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पत्तन पूछ देता है कौन सा था, पत्तन, या फिर इसी को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, या सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह था वो कौन था। बंदरगाह के नाम से भी प्रश्न पूछ देता है कि ये सब कहाँ से मिले हैं। तो ये कोई भी चीज पूछ देगा तो लोथल हो जाएगा, लोथल। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख जब शब्द रहेगा आगे तब प्रमुख। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पत्तन कोई पूछे, चाहे प्रमुख गोदीवाड़ा पूछे, चाहे प्रमुख बंदरगाह पूछे, प्रमुख पूछेगा तब। प्रमुख पत्तन, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख गोदीवाड़ा, तो यह लोथल हो जाएगा, गुजरात में लोथल है। लेकिन पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में पत्तन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, या फिर बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल और सुरकोतदा दोनों हो जाएंगे, लोथल और सुरकोतदा, क्योंकि यहाँ पर भी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, लोथल। प्रमुख नहीं रहेगा तो दोनों आ जाएंगे विकल्प में, सुरकोतदा और लोथल। लेकिन यदि प्रमुख रहेगा तो केवल लोथल आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ जाता है कि सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चावल का, तो चावल का साक्ष्य तो लोथल से मिला है। लेकिन रंगपुर एक ऐसा स्थल है वहां से धान की भूसी भी मिली है, और जब धान की भूसी मिली है तो जाहिर सी बात है चावल वहां रहा ही होगा। तो चावल का साक्ष्य पूछ देता है, चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चावल का साक्ष्य जो मिला है वह लोथल हो जाएगा आपका, लोथल और रंगपुर, लोथल और रंगपुर। बताया था आप लोगों को इसको, रंग लो चावल, रंग लो चावल, इस तरह से आपको एक ट्रिक बताए थे। तो रंग से रंगपुर हो जाएगा,
चावल का साक्ष्य, लो से लोथल, तो ये रंग से रंगपुर, लो से लोथल, दोनों का प्रमाण, दोनों जगह से क्या मिला है, चावल का प्रमाण मिला है, दोनों जगह से आसानी से इसको याद कर सकते हैं, रंग लो चावल, तो ये याद हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, रंगपुर से आपकी धान की भूसी मिली है, धान की भूसी मिली है, धान की भूसी, और लोथल से आपका मिला है चावल। पूछ देता है सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल। लेकिन बार बार हम कहते हैं कि यदि पूछ दे कि मानव द्वारा चावल उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मानव द्वारा प्रथम चावल उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मानव द्वारा यदि रहेगा तो वह कोल्डिहवा हो जाएगा, कोल्डिहवा। यदि विकल्प में लहुरा देव भी दिया है, लहुरा देव, तो कोल्डिहवा न लगाकर लहुरा देव लगाइएगा। यदि इन दोनों में से कोई एक विकल्प रहेगा तब ये रहेगा, लेकिन प्रश्न होना चाहिए मानव द्वारा, मानव द्वारा चावल उगाने का साक्ष्य, मानव द्वारा चावल उगाने का साक्ष्य पूछेगा तो कोल्डिहवा या लहुरा देव में से जो भी विकल्प में रहेंगे वही रहेगा। यदि दोनों रहेंगे तो लहुरा देव को लगाएंगे। लेकिन सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कोई पूछ दे कि सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका लोथल हो जाएगा। लोथल के साथ रंगपुर भी है तो दोनों हो जाएंगे। दिया रहेगा विकल्प में ए व बी दोनों, यदि बी सी में दोनों है तो लिखा जाएगा बी व सी दोनों, इस तरह से। यदि दोनों है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है दोनों का, तो आप लोथल को ही प्रमुखता दीजिएगा, क्योंकि लोथल को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल व प्राप्त वस्तुओं को हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ से किस तरह से प्रश्न कंपटीशन या परीक्षा आदि में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक अभी कवर की हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सामाजिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, इन सब चीजों पे अब चर्चा करेंगे कि यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। चर्चा तो हो चुकी है, आप व्यवस्थित पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बस ये देखना है कि कैसे प्रश्न पूछता है। तो हम लोग आ जाते हैं सामाजिक विशेषता पर। दोस्तों, सामाजिक विशेषता से कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, या दे देता है ऐसे कि सिंधु सभ्यता का समाज था, सिंधु सभ्यता का समाज था, समाज था। अब विकल्प दे देगा पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दूसरे में दे देगा मातृसत्तात्मक। तो बस अन्य विकल्पों को छोड़िए। आप यदि समाज के बारे में पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक होता है महिलाओं को वहां पर मान सम्मान प्राप्त था, महिलाओं को एक स्थान, एक अधिकार दिया गया था। तो समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। इसके बाद पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण, तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरों जैसा जीवन व्यतीत करते थे, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। यहाँ पे मातृसत्तात्मक सभ्यता, मातृसत्तात्मक था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता में लोगों को, सिंधु सभ्यता के लोग शांत प्रिय थे, सिंधु सभ्यता के लोग शांत प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। उनको तलवार का ज्ञान नहीं था, युद्ध आदि से दूर रहते थे, घोड़े का भी अवशेष नहीं मिला सिंधु सभ्यता में। पूछ देता है कि निम्न में से किस जानवर के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। अब जो विकल्प रहेगा तो बहुत सारे का नहीं मिला है, लेकिन प्रश्न यदि ऐसा पूछा जा रहा है तो इसका सीधा सा समझिए कि वह शेर को मानकर प्रश्न पूछ रहा है। शेर का अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है। यदि शेर विकल्प में है, ये प्रश्न पूछेगा तो शेर जरूर रहेगा विकल्प में, तो आप शेर पर जरूर लगा दीजिएगा, यही हो जाएगा सही। नेक्स्ट सामाजिक विशेषता से संबंधित आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख खेल क्या थे, मनोरंजन के साधन क्या था। तो चौपड़ नाम का खेल खेलते थे वो सब, चौपड़ या पासा, इसके द्वारा वो अपना मनोरंजन करते थे। इसके अलावा मुर्गों की लड़ाई भी वो अपने मनोरंजन के साधन में प्रयोग करते थे। तो ये सामाजिक विशेषता से संबंधित प्रश्न आ जाता है।
धार्मिक विशेषता, यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हमेशा एग्जाम में आते हैं। सिंधु सभ्यता में जो धार्मिक विशेषता है इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न, जैसे भी प्रश्न आते हैं उनको एक बार प्रश्न पूछने का तरीका देखिए कैसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम बता रहे हैं धार्मिक विशेषता। यहाँ पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? निम्न में से सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता पूछ देता है, प्रमुख देवता। तो आपको बताए थे हम प्रमुख देवता पूछ देगा तो पशुपतिनाथ। कौन थे? पशुपतिनाथ को आद्य शिव भी कहा जाता है, बताए थे आप लोगों को। आद्य शिव पूछ जाता है, किसने नाम दिया है? पशुपतिनाथ का आद्य शिव का जो नाम है ये किस विद्वान ने दिया है? तो जॉन मार्शल ने दिया है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आ जाता है। पूछ देता है कि सिंधु पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये तो बता दिए थे मोहनजोदड़ो से। पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र पशु। अब पहले विकल्प में देगा गाय, और बहुत से लोग इसी पर भ्रमित हो जाएंगे, सोचेंगे सबसे पवित्र तो गाय प्राचीन काल से मानी जाती है, आज भी मानी जाती है, तो गाय ही होगा। यहाँ पर दे देगा गाय के बाद यहाँ पर दे देगा कुबड़ वाला सांड। यहाँ पर दे देगा किसी और पशु को, लिख लीजिए आप। अन्य विकल्पों को छोड़िए, इन्हीं दोनों में से आप याद करिए कि सबसे प्रमुख जो पशु पूछ देता है, सबसे प्रमुख नहीं पवित्र पशु, तो पवित्र पशु में कुबड़ वाला सांड हो जाएगा। कुबड़ वाला सांड, गाय नहीं। गाय तो वैदिक काल के लोगों ने, आर्य जब आए भारत में तो आर्यों का सबसे पवित्र पशु गाय थे। लेकिन उसके पहले जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वहां पर कुबड़ वाला सांड जो था सबसे पवित्र पशु था। सबसे पवित्र वृक्ष पूछ देता है, सबसे पवित्र वृक्ष कौन है? तो पीपल का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। इसके बाद पूछ देता है सिंधु सभ्यता की सबसे पवित्र नदी। तो पवित्र नदी सिंधु सभ्यता में कोई नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग पवित्र नदी किसी को नहीं मानते थे। लेकिन प्रमुख नदी पूछ देता है, महत्वपूर्ण नदी पूछ देता है कि सिंधु घाटी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो सिंधु नदी थी। अब महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि सिंधु नदी या उसके जो सहायक नदियां हैं उसी के इर्द गिर्द वो अपना जीवन यापन करते थे, अपनी सभ्यताओं का विस्तार किए, उसी नदी के किनारे अपनी खेती बाड़ी किए, वहीं पर रहे, घर बनाए और व्यापार में भी उसका प्रयोग करते थे। वे लोग उसी नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे अपने व्यापार का, अपना सामान का आदान प्रदान करते थे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी। तो इस तरह से यह सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, धार्मिक विशेषताओं को पढ़ रहे थे हम लोग। उसके बाद आर्थिक विशेषता, सिंधु सभ्यता की आर्थिक विशेषता को देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का आर्थिक विशेषता में यही पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का में जीवन यापन का या उनके व्यवसाय का मुख्य आधार क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में व्यापार जो था पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर कृषि, व्यापार व कृषि। लेकिन जब वैदिक सभ्यता जब आ जाएगा तो पशुपालन हो जाएगा और कृषि। व्यापार तो वहाँ बहुत नाम मात्र का था, लेकिन यहाँ पर पहले देख लीजिए, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक में सिंधु सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था, कैसे अपना रोजी रोटी चलाते थे? तो यह आय का मुख्य स्रोत उनका व्यापार था, व्यापार, और दूसरे पर कृषि, व्यापार व कृषि। सिंधु सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? वह व्यापार का मुख्य स्रोत कैसा था, किस रूप में होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। वस्तु विनिमय अर्थात अदला बदली, वस्तुओं का लेन देन, हेरा फेरी करना, एक सामान दे करके दूसरा सामान ले लेना, इस तरह से यह वस्तु विनिमय होता है। इसके बाद पूछ देता है कि सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी खड़िया के आकार की होती है और इसी की सबसे अधिक मोहरें बनी होती थी।
तो आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत, विशेषता के अंतर्गत इन सब चीजों को पढ़े। इसको पूछ जाता है कि फारस की मुहर कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली है। तराजू का पलड़ा कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। जो व्यापार से संबंधित या इकोनॉमिक जो इसकी विशेषता है इसके अंतर्गत आता है। भवन निर्माण कला, इसको देख लीजिएगा, भवन निर्माण कला से कैसे प्रश्न बनते हैं। सिंधु सभ्यता में यहाँ प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता में घर बने होते थे या घर किस पद्धति पर बने होते थे, तो एक विशेष पद्धति उसको नाम दी गई है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति पर घर बने होते थे एकदम एक समान। इसके बाद सड़कें भी पूछ देता है कि सड़कें कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं, घुमावदार नहीं, सीधी होती थी। सड़कें कैसी होती थी, सीधी होती थी। घरों का मुख्य दरवाजा खुलता था किधर, मुख्य सड़क की ओर या पीछे, तो पीछे गली में खुलता था। घरों का मुख्य दरवाजा पीछे गली में खुलता था। हर घर में एक शौचालय होता था, एक स्नान घर होता था, और उसके बाद हर घर में पक्की ढकी नाली बनी होती थी। जल निकास प्रणाली इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, जल निकास प्रणाली। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली थी वह विश्व की किसी भी तत्कालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। तो इन दोनों में इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली थी। लिपि से संबंधित प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, विकल्प में दे देता है। तो उसमें भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि यदि रहेगा तो वह सही है, वही इनकी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक पूछ देता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में लगभग कितने संकेत बने हुए थे, तो 400 संकेत बने होते थे। 400, हर संकेत का अपना अलग एक अर्थ होता था। भाव चित्रात्मक लिपि को बुरुस्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। इसको बुरुस्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, पढ़ा तो नहीं गया, आज तक नहीं पढ़ा गया है, लेकिन सबसे पहले जो प्रयास किया था उस विद्वान का नाम, ऐसे प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया, तो उसका नाम था L.A. वैडेल। L.A. वैडेल नामक एक विद्वान था, उसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट और अंतिम जो है हम लोगों का है टॉपिक पतन के कारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो अब अलग अलग विद्वान हैं और अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बाढ़ मानते हैं, कुछ लोग आर्यों का आक्रमण मानते हैं, कुछ लोग भौगोलिक परिवर्तन मानते हैं, भूकंप मानते हैं। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, विद्वानों का नाम देकर के प्रश्न पूछ देता है कि फला विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था। तो ये ध्यान दीजिएगा, जॉन मार्शल ने भूकंप को बताया है। इसके बाद गार्डन चाइल्ड नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। इस तरह से अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क दिए हैं। तो इन तर्कों को भी आप जो हम इसके पहले वीडियो में बताए थे उसको ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल लिखवाए, तो वहां पर हम उसको वहां से नोट्स बना लीजिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस बारे में चर्चा किए। और जो भी पढ़े थे उसको एक बार दोबारा रिवीजन भी किए। यूँ समझिए कि यह हमारा रिवीजन क्लास था। जो लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे थे उनको आसानी से देखे होंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता को लेकर के आएंगे और उसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, जिस तरह से सिंधु सभ्यता को पढ़े हम लोग, इससे भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ ही अब आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।